प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन आज भी बच्चों में काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर संशय है, डाउट है। तो एक बढ़िया सा आपको एक डायरेक्शन देने के लिए ये सेशन है, क्योंकि प्यारे बच्चों जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाना होता है स्टूडेंट को उतना ही इम्पोर्टेंट, और खासकर मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट को या स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है एक प्रॉपर प्लानिंग, रणनीति और एक सही डायरेक्शन। साइंस मेंटोर के नाते कुछ चीज़ों पर बारीकी से नज़र डालेंगे, लेकिन मैंने पिछली बार के 2 आरआरबी को बड़े क्लोजली वॉच किया है, जैसे जो हमारा 2015 में रहा, फिर 18-19 में रहा। तो इन सभी के आधार पर, क्योंकि आरआरबी ने पैटर्न चेंज नहीं किया, उन सभी के आधार पर जितनी भी सुटेबल चीज़ें हैं वो, और क्या एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी यहाँ से होनी चाहिए कि आप सीबीटी पार करके सीबीटी 2 पर पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आरआरबी जेई को आप टारगेट कर रहे हो, और अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन मुख्य 2 स्टेज से होकर जाने वाला है। एक होता है सीबीटी 1, एक ये रहता है भैया सीबीटी 2। लेकिन वही चीज है कि सीबीटी 1 के लिए, या फिर मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं आपको कि देखो, इसे हमेशा याद रखिएगा। शायद काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हुए कुछ बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये सेशन कल लेना था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होने की वजह से मैं ये सेशन नहीं ले पाया भाई कल, तो इसलिए आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं। देखिए, जीवन में अगर कुछ भी करना है तो बेटा ये पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये होता है, देखिए स्टार्ट, ये रहता है स्टार्ट। ओके जी। और भैया स्टार्ट में आप ये देखते होंगे हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत है, यानी कि हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और कुल मिलाकर स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। कुछ इस तरह से हम लोग समय के साथ में, या फिर शुरुआत जब हम करते हैं तो ये बहुत सारे डायरेक्शन हमें दिखाई देती है। और जब भी हम अकेले में बैठते हैं, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, एक विद्यार्थी के तौर पे इन्हें आप अपने से रिलेट करके देखिएगा कि हाँ सर ने सही बताया कि नहीं बताया। जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे पास में डिस्टरबेंस कुछ इस तरह की है। अब ये डिस्टरबेंस क्या है, तो इनको जरा मैं कैटेगराइज कर देता हूं कि कौन कौन सी डिस्टरबेंस होती है। आज जैसे डिस्टरबेंस का मैं पहली कड़ी को अगर जोड़ूंगा तो मैं कहूंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो ना लगा लो, डिस्टरबेंस है शॉर्ट में रिवीजन तो ना कर लो। अभी ऐसा करता हूं, नॉन टेक कर लेता हूं। साइंस पढ़ने बैठोगे तो गणित का ख्याल, अरे गणित में पीछे रह गए, कहीं ये दुनिया आगे तो ना निकल जाए, मैथ्स कर लेते हैं। ओहो हो, मैथ्स शुरू कर दिया, कैसे हो सकता है ये तो गड़बड़ हो गया, बायो कर लेते हैं। ओहो नहीं नहीं नहीं, एक भाई साहब है यूट्यूब पर, मैंने इसलिए पब्लिक नहीं किया कि कुछ कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा, और ये चीजें सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि यूट्यूब पर यार बहुत सारी चीजों को हम ओपनली बोल भी नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, एक भाई साहब की क्लास थी, अच्छा उनकी क्लास अटेंड कर लेता हूँ यूट्यूब। अच्छा जी, चलो आज सर ने तो कुछ और करवाया नहीं ऑब्जेक्टिव के अलावा, इंपॉर्टेंट 50 सवाल लगा ही लिए थे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा करता हूँ रीजनिंग कर लेता हूँ। अच्छा जी, अरे नहीं नहीं यार, मैं तो नॉन टेक ही पढ़ रहा हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पी डबल ई कर लेता हूँ, मतलब सीबीटी 2 कर लेता हूँ, सीबीटी 1 तो मैं पास कर ही लूंगा। अच्छा, अरे यार आधे घंटा पढ़ा, अरे यार सीबीटी 1 पास नहीं हुआ, तो फिर बेचारा यहाँ पर, फिर घर की याद आ गई,
तो जिसे मेरे कुछ बच्चों ने इन्वेंशन किया था, घर की याद आ गई, तो विटामिन लेने के लिए विटामिन जी घर पहुंच गए। ये स्थिति है आज स्टूडेंट की। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। मैक्सिमम स्टूडेंट की आप लोगों में से बेटा ये हालत है। अच्छा, अरे सर तो कह रहे थे, फिर एक और दो चीजें छोड़ दी, पीडीएफ प्लस पीडीएफ प्लस पीडीएफ। थोड़ देखो नोट्स से बचना। अभी जितने में नोट्स बनाएंगे उतने में तो हम ऑब्जेक्टिव को रट लेंगे। बच्चे मुझे ऐसे लिखते हैं, ये सिचुएशन है। और ये सिचुएशन को देखते हुए सिलेबस की डिमांड ये सब है ही नहीं। ये सिचुएशन में पर डे पता है स्टडी आवर कितने दिए? पर डे स्टडी आवर मोर देन 10 आवर, मोर देन 10 आवर। अबे मोर देन 10 आवर आपने दिया, बहुत शानदार तरीके से दिया। शानदार बोले तो इस वाले शानदार वे में। ओहो, मैं तो 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा हूं, तो नौकरी ले ही लूंगा। माय डियर, एक्चुअल में दिस इज द इमेजिनरी कैलकुलेशन। इमेजिनरी कैलकुलेशन ये क्या है? इज कॉल्ड ए इमेजिनरी कैलकुलेशन। इन एक्चुअली सिनेरियो, एक रियलिस्टिक बातें अगर मैं करूं तो एक्चुअल स्टडी आवर है, एक्चुअल अगर स्टडी आवर है तो ये है 0। इस कंडीशन में आज मैक्सिमम लोग खड़े हुए हैं, पूरे दिन भर पढ़ रहे हैं, रात के 11 बजे 12 बजे तक लगे हैं, लेकिन एक्टिविटी क्या है? हालत ये है, आधा घंटा ये, 1 घंटा ये, आधा घंटा 2 घंटे ये कर लिया, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। आज कर लिया कल नहीं करेंगे। अभी किसी चीज को पढ़ रहे हो, बीच में छोड़ दोगे, देन मैथ्स पर आ जाओगे। इन एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल सिनेरियो माय डियर, आप लोग वेस्टेज कर रहे हो मैक्सिमम टाइम, और जो फ्रूटफुल रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग है, आप खड़े हो 0 पर। अच्छा, ये सिचुएशन है। आप लोगों को बेटा ये सेट है टारगेट मेरे बच्चों, टारगेट आरआर जेईई। मैं बोल रहा हूं इतना बर्डन लेकर, दोस्त आपको भी पता है कि इस लाइफ में सिस्टमैटिक या सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप ये मानते हो कि नहीं मानते, और मैं गलत हूं तो मुझे बताना। बेटा आप 4 मटके भरना पानी के, और 4 मटके अपने सर पर रखना। आप 100 किलो पानी अपने सर पे रखना जरा, तो आप कितनी दूरी तय कर पाओगे? सही उचित प्लानिंग का मतलब होगा, उचित प्लानिंग का मतलब है कि उन्हीं 4 मटकों में से आप चाहे 5 मटके पानी के भरो, जैसे कावड़ नहीं चल रही होती, 5-6 मटके पानी के भरो 4 के बजाय, लेकिन एक डंडे के सहारे आधा उधर बांधिए आधा उधर बांधिए, कंधे पे रख के चलेंगे तो आप लंबी दूरी तय कर पाएंगे। लंबी दूरी तय करने का मतलब है आप डेस्टिनेशन पर डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ये रिजल्ट है, ये परिणाम है किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में लेकर चलने का। इसीलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि अपने सर पर ये सारा जो बोझ आपने रखा हुआ है, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप छोड़ दोगे, लेकिन माय डियर मेरा ये बिल्कुल मतलब है कि एक सिस्टमैटिक वे में इस लोड को डिवाइड करके अगर आप चलेंगे तो आज स्टार्ट पर है, फिर आप पहली सीढ़ी पर है बेटा, आप दूसरी पहुंचेंगे, तीसरी, 4th, 5, 6, 7 एंड देन सिलेक्शन माय डियर। सिलेक्शन कैसे? बड़े ही स्मूथली चलने से। इसीलिए जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं इनको थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि आपके इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार काम कर रहा हूं, और मैंने बच्चों को फेल होने वालों को, पास होने वालों को बहुत क्लोजली वॉच किया भाई, किन की एक्टिविटी एक्चुअली में है क्या।
अब देखो, जैसे मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो भाई सिलेबस को सिर्फ हम किस वे में देख सकते हैं? मैथ्स, या डेफिनेटली रीजनिंग, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, इन अ सिंपल वे माय डियर। वाहियात टाइप एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है कि सीबीटी वन मुश्किल है। मैं बोलता हूं, आपको बड़ा क्लियर है, 30 मार्क्स यहां मारोगे, 30 मार्क्स ये करोगे, 25 मार्क्स ये करोगे, तो तुम्हें टेंशन किस बात की? मैं बोल रहा हूं भैया, स्मार्ट स्टडी में यही मैंने कहा ना, इस वजन को एक सिस्टमैटिक वे में रखना मैं सिखाऊंगा आपको इस सेशन के माध्यम से, कि ये जो आपने फालतू का वजन रखा हुआ, तुम यहीं शुरू कर रहे और यहीं पर एंड कर रहे हो बेटा। दिन को यहीं से शुरू, यहीं पर एंड। तो इस सेशन के बाद इस लोड को कैसे कंधों पर बांटकर तुम इजिली यहां पहुंचोगे, तब देखना। और इस सेशन को प्रॉपर अपना रखना अपने रिकॉर्ड में। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवाऊंगा, इसे रखना अपने रिकॉर्ड में, और फिर बताना मुझे 15 दिन बाद, फिर एक सेशन प्लान करूंगा, फिर मुझे बताना कि हाँ, इस सेशन से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों ने अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी पर, अपने अंदर ओवरऑल क्या चेंजेस पाए हैं अपनी परफॉर्मेंस में। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, लेकिन इस सब्जेक्ट में मानता हूं वाइड सिलेबस, मैं मानता हूं बहुत ही वाइड लेवल का सिलेबस, लेकिन तीन में स्ट्रेंथ है। मैथ्स डिफाइंड सिलेबस, साइंस डिफाइंड सिलेबस एंड रीजनिंग डिफाइंड सिलेबस। और तीनों चीजें मैं कहता हूं, देखो हमारे इलेक्ट्रिकल में एक वर्ड है आरएमएस। आरएमएस डिनोट्स द वर्किंग कंटेंट, काम करने वाला कंटेंट होता है कि नहीं? जब हम वेव फॉर्म एनालिसिस करते हैं, काम करने वाला कंटेंट आरएमएस वैल्यू, या काम करने वाला कंटेंट, डेफिनेटली काम करने वाला कंटेंट, रीजनिंग, मैथ एंड साइंस। दोस्त 100% किसी स्टूडेंट का अगर आरएमएस वैल्यू हाई है, आरएमएस वैल्यू डायरेक्टली डिनोट द परफॉर्मेंस माय डियर, वर्किंग कंटेंट, हीटिंग इफेक्ट। यदि किसी भी स्टूडेंट का आरएमएस परफॉर्मेंस बढ़िया है, तो उसको कोई फेल होने से रोक ही नहीं सकता। अच्छा सर, ये भी तो 15 नंबर का है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसमें थोड़ा सा एफर्ट भी आप डाल लें, जो आपको आपके साथ जो लगे रहते हैं, गुरु जी के अगर बताई गई चीजों को, बस गुरु जी का सेशन देख लिया आपने, उमेश सर का सेशन देख लिया, जो रिवीजन वगैरह सर करवाएंगे वो देख लिया आपने, हो गया ओके। फालतू देर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट माय डियर, कुछ नहीं। लेकिन ये है आरएमएस वैल्यू 100%। अरे वाह सर, रीजनिंग, मैथ एंड साइंस। तो आज से आपके लिए सीबीटी वन अगर पार करना है, तो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आरएमएस वैल्यू। तो फोकस ओनली एट आरएमएस वैल्यू। मैंने कहा, चैटर्जी जो बच्चा कमेंट कर रहा है माय डियर, आप इसके अंतर्गत हो, आप इसके अंतर्गत हो। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने कामों पर। आप अभी इस कैटेगरी में हैं, डिस्टरबेंस, भरपूर डिस्टरबेंस बेटा आपके लाइफ में। तो ये वैसे थोड़ा ना कि मैं बोल दिया कि चलो आरएमएस है। तो दोस्त, अपने ये काम करना है आज के बाद, सिर्फ आपके लिए अगर सिलेक्शन कुछ दिलाने वाला है, तो 100% आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ इन तीन चीजों पर, जिसे कह रहे हैं हम आरएमएस। इसे क्या, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। इसके लिए तो आपको मैं सर नॉर्मली इतना पढ़ा देंगे कि तुम्हारे 15 नंबर में से कुछ कटने वैसे भी नहीं देंगे यार। और अगर आउट ऑफ सिलेबस आ भी गया, तो दो चार सवाल तो तुम तब भी, इतने गधे बच्चे तो मेरे नहीं है कि तुम गड़बड़ कर दोगे। 2-4 नंबर का तो तुम तब भी फिट बैठा दोगे। लेकिन जरा सोचो, 30-30-60, 85%, 85 मार्क्स का यहां से है, और वो 100% स्कोरिंग है। सिलेबस सीबीटी वन, नाउ सीबीटी टू। लेकिन ये देखो, मैंने जो आपके सामने बनाया है, ये जो सीडी है, ये काफी कुछ चीजें बयां कर रही है। जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा कि क्या, कि बेटा जितने भी लोग आज तक एक ट्राई करते हुए देखे गए हैं, कैसे कि मैं अभी यहां सरफेस पर हूं, इस सीढ़ी के लेवल पर, और दोस्त ये जमीन पर हूं, ये सिलेक्शन रूपी यहां पर एक बिल्डिंग है। भैया आपको यहां से जंप करना है,
आप जंप करके अगर यहां जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत ही गलत रास्ता है। आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, ये हो जाता है आपका एक गलत स्टेप, एक गलत रास्ता। ओके सर, ये क्या है माय डियर? पहले लाइफ में भी यही हम रूटीन में भी देखते हैं, यही अपने लाइफ में भी देखते हैं कि पहले जीवन की पहली सीढ़ी को पार करना है, इसके बाद हमें आगे जाना है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में वो धीरे 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 एक्टिविटी करता है, तब जाकर भैया वो 2 साल का होता है, फिर 5 साल का होता है, वो पैदा होते ही बोलने नहीं लग जाता, वो पैदा होते ही ये नहीं कि नौकरी करने चला जाता। तो जीवन का हर एक स्टेप है माय डियर। आप डायरेक्ट कूद के यहां अगर जाओगे तो गिर जाओगे, ये बहुत ही गलत स्टेप है। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पर है लेकिन तैयारी शुरू यहां की है डायरेक्ट, ये सब स्टेप उसने छोड़ दिए। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। सीबीटी 2 पर क्या है? सीबीटी 2 का सिलेबस आपको पता है कि देखो जी, नॉन टेक है, मैं बिल्कुल मानता हूं, और साथ में देखिए टेक है। मैं बिल्कुल प्रीफर करता हूं इस चीज को कि यस, नॉन टेक और टेक्निकल। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इस दुनिया में एक शब्द है माय डियर, समांतर, पैरेलल, साथ साथ। तो यदि आपने इन सब चीजों को छोड़कर कहा मैं तो मैथ्स में क्या सीबीटी 1 था ऐसे उड़ा के आऊंगा, तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो बोला करते सर सीबीटी 1 मेरे लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, सीबीटी 1 में तो मैं बहुत अच्छा हूं, जब रिजल्ट आए तो सीबीटी 1 ही पास नहीं हुआ। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे। तो दोस्त पहले इसे पास करोगे उसके बाद ये चांस है। ओके सर, लेकिन इस दुनिया में एक वर्ड भी तो सुना होगा गणित में तुमने, समांतर, पैरेलल। अच्छा, तुम दिमाग को दो तरीके से एक पॉजिटिव कमांड दे सकते हो। अगर तुम साइंस यहां पढ़ रहे हो तो साइंस नॉन टेक में यहां भी आती है, हाँ हाँ सर आती है। अगर तुम जीएस जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो तो वो तो वहां भी आती है। तो आप बेटा सीबीटी 1 के बारे में जब पढ़ रहे हो तो आप तो पैरेलली सीबीटी 2 पर काम कर रहे हो। ओके, तो अब क्या किया जाए? अब यहां पर दो चीजें आती है बड़ी क्लियरली। वो क्या है कि आप टेक्निकल को साथ में लेकर चलते रहो, साथ में लेकर चलो, बट अभी इस पे बहुत भयंकर एफर्ट नहीं करना, बट बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना। जैसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन इन सब कोर्स में है, जो टीचर ने पढ़ाया आपने कर लिया, ओके, रिवीजन कर लिया, आधा घंटा प्रैक्टिस कर ली, हो गया बस। इसको जीरो मत करना, टैग को पैरेलली लेकर चलो। लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम लोगों ने माना 5 घंटे क्लास ले ली और 5 घंटे घर बैठ के भी तुम 6 घंटे भी टेक्निकली पढ़ रहे, नॉन टेक को हाथ में लगा रहे, तो फिर आपने गलत कर दिया। आपका ये स्टेप बिल्कुल गलत है। सिलेबस के बाद आ जाते हैं बच्चों शेड्यूल पर, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पर, शेड्यूल पर। देखो, मेरा ये मानना है, मैंने बहुत बच्चों से बात करता हूँ जब सिलेक्शन वालों से, तो आजकल मुझे एक नई चीजें बच्चों से सीखने को मिली है जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और काफी बच्चों ने लाइव इंटरव्यू में भी कहा है कि सर हमने टाइम टेबल को प्रीफर नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने टारगेट को प्रीफर किया। आई एग्री, मैं भी पूरी तरीके से इस पर सहमत हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि शुरुआती फेज में टाइम टेबल ही मैटर करता है, और जब आप एक्सपर्ट हो जाए, आपको बैठने की आदत पड़ जाए, आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाए, या पेपर की डेट कहीं पास में आ जाए, तो तब मेरे हिसाब से स्टडी करनी चाहिए टारगेट बेस्ड। तो बेटा इसमें दो चीजें मैं कहूंगा, सीबीटी 1 के शेड्यूल और सीबीटी 2 के शेड्यूल में क्या है। देखिए, अभी इनिशियली फेज में तैयारी करिए टाइम बेस। अभी समय है टाइम बेस्ड तैयारी का। अभी वो टाइम नहीं है कि आप लोग टारगेट बेस्ड स्टडी करो, क्योंकि टारगेट बेस्ड स्टडी का समय डिफाइन नहीं है। यानी कि अगर तुमने कहा कि आज का मेरा टारगेट 1000 साइंस के सवाल को आर पार करने का है, तो वो टारगेट तब सेट करोगे जब आप लोग का टाइम, यानी कि जब आपके एग्जाम का टाइम जो होगा ना वो लिमिटेड रह जाएगा। तो टारगेट बेस्ड स्टडी वहां पर फायदेमंद है। तो इनिशियल फेज में टाइम बेस्ड स्टडी करें। अच्छा सर, अब देखो जी, मैंने कहा ना हमारी लाइफ में अब 3 शब्द है जी, आरएमएस। तो जो आरएमएस है, क्या देखो, रीजनिंग, मैथ्स एंड एस यानी कि साइंस। इसको बेटा प्रतिदिन टाइम देना शुरू करिए। कैसे देखो,
अब इसमें भी टाइम का शेड्यूल कैसे बनेगा, और आपको लग रहा होगा सर आपने तो जीए जनरल अवेयरनेस छोड़ दी, तो अभी छोड़ी इसका भी बताता हूं आपको। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में बढ़िया चीज ये है कि इसे इजी में रखा जाता है, उतना मुश्किल नहीं है, और 100% मार्क्स करके आते हैं बच्चे। जब आपने कहा कि सर हमने तो अपना, सर ने जो पढ़ाई वो क्लासेस देख ली, सोनवीर सर ने जो रीजनिंग आपको करवाई वो माना आपने देख ली, तो अब क्या करेंगे? बेटा आपने क्लास नहीं देखी तो पहले 1 घंटा तो देखो, क्लास देखोगे, लेकिन रीजनिंग पे सिर्फ आप 45 मिनट या 60 मिनट पर डे दीजिए। ये पर डे का शेड्यूल बनवा रहा हूं। देना है मतलब देना है, आंधी तूफान बारिश कुछ आ जाए, मुझे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस देखो किस हिसाब से करोगे। प्रैक्टिस शुरुआती फेज में आज अलग चैप्टर, कल अलग चैप्टर, परसों अलग चैप्टर, फिर अलग चैप्टर, फिर अलग चैप्टर, 15 के लगभग चैप्टर होते हैं, 15 दिन में पूरा प्रैक्टिस। कैसे करोगे? अभी टॉपिक वाइज। 15 दिन बाद फिर मिलना मेरे साथ में भाई, फिर एक और प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, यानी इसे चेंज करेंगे। सिर्फ हमारी 15 डेज की अभी। अब एम बोले तो मैथ्स, मैथ्स बच्चों को लगता है टफ, यानी कि मुश्किल। अब सर मुश्किल तो है, लेकिन इस दुनिया में असंभव नामक कोई चीज नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते। 100% स्कोरिंग है, थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैथ्स ठीक ठाक है जिसका, वो फिर मानकर चलता है कि सीबीटी 1 को करेगा डेफिनेटली। सबसे ज्यादा जो बच्चों की दिक्कत है वो मैथ्स की है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लो, 1.5 घंटा इसमें प्रैक्टिस का रखो, ठीक है जी। अब जैसे साइंस है, तो साइंस में मॉडरेट चीजें हैं, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज बढ़िया है साइंस के साथ। साइंस का आपको एक एडिशनल एडवांटेज ये मिल जाता है कि इसमें कुछ चीजें तो थोड़ा नई नई आपको नोट करवानी पड़ती है, कि 10th तक की चीजें हैं, और कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट आपके साथ में रहता है कि साइंस बच्चे को थोड़ा सा जल्दी रिलेट हो जाता है। 10वीं तक की किताबें उठा के थोड़ा सा अगर पढ़ पढ़ा लोगे तो थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, बाकी में कोई न्यूमेरिकल ऐसे बनने हैं नहीं, तो मॉडरेट ही है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा हार्ड में कुछ है नहीं। अच्छा जी, केवल 1 आवर की प्रैक्टिस देना, इस पे शुरू करेंगे तो बात बताएंगे, ठीक है। अभी कैसे, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स की प्रैक्टिस मारो, जितना हो सके फिजिक्स की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके। अभी अभी लगभग आपका 8 दिन के आसपास अभी फिजिक्स ही चलेगा, क्योंकि अभी मैं आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट करके फिर डायरेक्टली आपको ऑप्टिक्स पर लेकर आऊंगा। ऑप्टिक्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वहां पर लेंस और मिरर ये सब रहता है, तो अभी फिजिक्स को जितना हो सके रगड़ लो फिजिक्स को, मतलब एक सिंगल भी कॉन्सेप्ट या सवाल ना बचे। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पर। सिर्फ जो क्लासेस में पढ़ रहे हो सिर्फ 20 मिनट के लिए, या जो क्लासेस में पढ़ोगे सिर्फ 20 मिनट के लिए, उसका रिवीजन सेशन रख लेना। क्योंकि अभी आपकी जब एग्जाम नजदीक आएगा तो बड़ी बड़ी मैराथन सेशन भी लगने वाली है, तुम्हारी बड़ी बड़ी मैराथन सेशन लगेंगी, तो तब बेटा ये अभी आपका सीबीटी 1 का ये ओनली 15 डेज की डोज है, यानी कि आज 30 तारीख, तो वैसे ये पहले 12 तक था, क्योंकि मुझे कल से लगा के आज इसे लागू करना था, लेकिन अब ये हमारा 13-14 तक यही चलेगा। लेकिन इसमें ये चीजें जरूर है बेटा, ज्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगाना। मैंने कहा ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा, अब इसे कंटिन्यूअस इसी पर काम करेंगे। अब आ जाते हैं सीबीटी 2 के सर क्या किया जाए। देखो यार, सीबीटी 2 को आप जीरो नहीं कर सकते, क्यों? केवल आरआरबी जेई नहीं है, बाकी और भी अन्य एग्जाम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, कभी भी जैसे डीआरडीओ वैकेंसी दे देता है, इसरो दे देता है। तो माना कि आजकल आरआरबी के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी भी आती है। माना कोई विद्यार्थी अगर आप लोगों में से, जैसे सीबीटी 1 के अलग से कोर्स भी रहता है, तो अगर किसी अन्य ब्रांच का है तो वो टेक्निकल वहां भी जीरो नहीं कर सकता, क्यों? एसएससी है। फिर इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में अभी बढ़िया न्यूज है कि यूपीपीसीएल बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। जैसे बिहार का कोई बच्चा हो तो बीएसपी एससीएल देने जाएगा, तो हमारी टेक्निकल वैकेंसी भी है। तो देखो टेक्निकल वैकेंसी के लिए और इसके सीबीटी 2 को हम पैरेलली टारगेट करते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए क्या है? इसके लिए अपनी एक सेपरेट स्ट्रेटेजी ये रखो। मैंने कहा ना, क्या एग्जाम्पल है बेटा, अगर इन सब बोझ को आप सर पे रख के चलोगे ना तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना, बांट लो, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, तब दौड़ो। तो ये बांट दिया बीच में आपको, एक आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है। अगर आप लोग 8 घंटे सेल्फ स्टडी मारोगे
8 घंटे सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बता दूं, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आती है, इनको जाने मत देना। और औसत 8 घंटे का कहां पूरा करोगे? सैटरडे को अगर कोई क्लास नहीं होती, संडे को क्लास नहीं होती माना टेक की, ठीक है जी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी के रूप में लो। माना किसी दिन आपके नॉन टेक की कोई क्लास नहीं है तो ठीक है, संडे को नहीं है तो अपॉर्चुनिटी के रूप में लो कि आज कोई क्लास नहीं, आज तो 12 घंटे पढ़ लूंगा मैं, उस दिन फ्री मत बैठो। अब बैलेंस की बात यह है कि अगर आपने देखा होगा तो लगभग हमारा 3-4 घंटे के लगभग का ये शेड्यूल बना होगा। 1.5 घंटा ये है, 1 घंटा ये मान लो, 2.5 घंटे, 3.5 अपना 4 आवर के लगभग ये है। तो एटलीस्ट इस प्लानिंग को आप 3 आवर पर डे जरूर दीजिए। 3 आवर पर डे जरूर दीजिए। इसको भी जीरो मत करो, क्योंकि आज तो आप रेलवे रेलवे बोल रहे हो, कल आप ही लोगों में से मैं बहुत सारे बच्चों को दिखा दूंगा अगर एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो तुम कहोगे सर हम करें क्या। और मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। ये लोड मेरा बटा हुआ है। अब माना मॉर्निंग में एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 7 बजे से लेकर माना 1 बजे तक तुम्हारी क्लास हो गई, तो सर अब क्या करें? मैं बोलता हूं खाना खाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, 3 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक पढ़ लो। हाँ ठीक है सर, 7 तक तो पढ़ लोगे। 7 बजे तक पढ़ लिया, माना ये निपटा लिया, लोड को बांट लो ऐसे। फिर खाना वाना खाओ, 7 से 8, 8:30 तक ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सीधे 8:30 बजे खाने खाने के बाद में बैठ जाओ। कितने घंटे मारो? सिर्फ 3 घंटे। तो बेटा अगर इस पूरे बर्डन को ना एक साथ रखोगे तो तुम नहीं चल पाओगे, गिरगुरा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, तुम पगला जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बांट लो इसको। तो अब 3 आवर पर डे का शेड्यूल अपना बना लीजिए। अब क्या क्या इसमें करना है इस पर आगे बात करेंगे। तो ये ऐसा कुछ रख सकते हैं इधर वाले शेड्यूल को। अगर किसी की क्लास नहीं है, वैसे तो आप लोगों में से सभी की क्लास है, तो भाई इसके हिसाब से माना कोई टेक्निकल के बैच में एनरोल नहीं है बच्चा, तो उसके पास समय ज्यादा है तो उसको बढ़ा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिफोर लंच इस प्लान को इंप्लीमेंट करिए। वो सॉरी, टाइम लिख देता हूं, बिफोर डिनर या 3 बजे से लगाओ सीधे 3 PM टू 7 PM। क्या दिक्कत आ गई? और अगर इसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, एडजस्ट करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मेरा है आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई हाँ ऐसा कर सकते हो। मेरा ये नहीं कि यही करना है, बस ये कि शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। टाइम ये बेटा अपने हिसाब से सुटेबल कर सकते हो, चेंज वेंज कर सकते हो। माना मॉर्निंग में नहीं है तो मॉर्निंग में आप पढ़ाई करिए, रात को तुम्हें देर तक पढ़ना तो देर तक पढ़िए। और ये आप रख ले सकते हो जी 8:30 बजे से लेकर 8:30 से लेकर जी सीधे 11:30 PM, ये रखोगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे जरा। अब सर ये कि स्टार्ट कैसे करें? अब बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये क्या है मतलब सर। यहां भी तो आके फंसते हैं हम कि सर स्टार्ट कैसे करें और कब से करें। देखो दोस्त, एक कड़वा सच है कि अगर कुछ पाना आप चाहते हो तो उसकी उचित कीमत भी चुकानी आपको है, नंबर 1। और दूसरा, उसके लिए तप भी आपको करना है, प्लान भी आपको करना है, इंप्लीमेंट भी आपको करना है। तो स्टार्ट कब से करें? आज ये सेशन है, स्टार्ट इसको अपना करना है जी 31 जुलाई। करिए भाई स्टार्ट, क्या दिक्कत है? कल से ही इसे स्टार्ट करो। क्या प्लानिंग? CBT 1 और देन CBT 2, जो चीजें बताई है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से प्रैक्टिस करें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे आप 1 के लिए करें चाहे आप 2 के लिए करें, जब भी ऑब्जेक्टिव लगाए, ये कुछ की पॉइंट है बेटा। नंबर 1, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ मैं पहले 15 दिन के लिए बता रहा हूं। फिर दूसरा क्या है, जो टॉपिक पढ़ाए हैं या टीचर ने कराए हैं, केवल
उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बेटा, अभी 15 दिन में मिक्स नहीं प्रैक्टिस करनी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ओके सर, जिस टॉपिक पर प्रैक्टिस कर रहे हो पहले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, पहले टॉपिक को रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिस करेंगे। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा को बिना नोट्स के लिखें। माना मैंने रेजिस्टेंस पर कोई सवाल उदाहरण दे रहा हूं ले लिया, तो रेजिस्टेंस के कितने पॉइंट ऐसे हैं जो आप जानते हैं, बेटा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस इस हिसाब से होगी। अच्छा जी, अब देखो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ये याद रखेंगे सभी विद्यार्थी कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जब भी आप करें, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले लोग अगर करें तो भाई टेक्निकल CBT 2 की सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए आपकी मदद कहां से हो जाएगी, मैं अभी 1-2 दिन में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, देखो टॉपिक वाइज रेडी, क्योंकि आप लोगों को भी करानी है प्रैक्टिस और यूट्यूब पर भी बच्चों को करानी थी, वहां भी मैंने बहुत सारे बच्चों से वादा किया। तो मैं रेडी फॉर, ये बहुत फेमस सीरीज रही है पहले भी अपने कंटेंट के हिसाब से, रेडी फॉर सिलेक्शन सीरीज, ये मैंने ना 2020 के आसपास कराई थी, कोरोना के दौरान 2021 में जी। तो ये सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ जी आपके टेक्निकल के लिए, इसके लिए जी टेक्निकल के लिए ये रहेगा यूट्यूब पर, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसमें डेली 1-1.5 घंटे की मैं क्लास लूंगा और टॉपिक वाइज ही इसमें मैं प्रैक्टिस करूंगा। आप भी ये प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब CBT 1 में जो जो टॉपिक मैंने लिखाए हैं, आपको ये नहीं देखना कि आज तो मुझे गणित के 100 सवाल कर रहे हैं, नहीं यार, उस टाइम फ्रेम में अगर आप 10 सवाल लगा पाए, लेकिन 10 सवाल को उसी कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करो जो कॉन्सेप्ट आपको सर ने करवाया है। तो बाकी ये वाली प्रैक्टिस अपने हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। साइंस की जो प्रैक्टिस की क्लास है वो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा जी, तो आप वहां से भी कर सकते हो और आपके कोर्स में भी मैं साइंस वाले ऑब्जेक्टिव साथ के साथ में लगवाऊंगा भी। चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं, शॉर्ट नोट कितना जरूरी है सर, ये मैं बोलता हूं बहुत जरूरी है, और मैं तो ये बोलता हूं कि 90% आज के पेपर के हिसाब से सिलेक्शन में रोल अदा कर रहा है दोस्त, ये है जी बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि शॉर्ट नोट सर हम कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे। देखो यार, ज्यादा अच्छे अगर मैं कहूंगा ना तो ये होते हैं सेल्फ मेड, खुद के बनाए गए। वैसे शॉर्ट नोट्स पे मैं भी काम करता रहता हूँ बच्चों के लिए, मैं भी जो कुछ भी कंटेंट तैयार करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये ऐसी चीज है अगर सेल्फ मेड होगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज दूसरे के बनाए गए से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो, जैसे माना मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं जहां, तो शॉर्ट नोट्स यहां किसके बनेंगे, मैथ्स के कोई फॉर्मूला है, ट्रिक है, बनाओ ना उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माना मैं फिजिक्स में बात कर रहा हूं और मैंने बेटा ये एक चैप्टर ले लिया जी ग्रेविटी, तो कौन सा पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ग्रेविटी को सिंगल पेज में पूरा ढाल दीजिए, सिंगल पेज याद आ रहा है, सिंगल पेज में ग्रेविटी को पूरा ढाल दीजिए, इंपॉर्टेंट सब आ जाए, फालतू का कुछ लिखना नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रही शॉर्ट नोट्स की यहां बात, जैसे आप BEE लिख रहे हो तो पूरी बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको, जैसे एक चैप्टर है, मेरे हिसाब से तो एक पेज भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट चीजें फॉर्मूला ये सब आपने शॉर्ट नोट्स में लेनी है। तो शॉर्ट नोट्स पर आप पैरेलली काम करना शुरू जरूर करें, चाहे डेली के 20 मिनट दे 30 मिनट दे, लेकिन बेटा शॉर्ट नोट्स पर अभी से काम करना जरूरी है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला, यस डेफिनेटली फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
लेकिन फॉर्मूला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा बेटा वो करेगा टेक्निकल में। टेक्निकल में अब सर इस पे क्या करें? अगर वैसे तो आप डेली इस पर 20-30 मिनट अगर डेली देते हैं तो अच्छा है। पर डे आप अगर इस पर 30 मिनट दे रहे हो, जितनी आपकी क्लास में सर ने पढ़ाया मैंने पढ़ाया, पर डे जाकर मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने कुछ पढ़ाऊंगा तो 2-3 घंटे की क्लास में तो मुश्किल से 3-4-5-6 पेज अपना पढ़ाए तो मैं तुम फटाक से घर जाकर 15 मिनट में सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूला को ही बार बार आप रिवाइज करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल साबित होता है बेटा सिलेक्शन में। लेकिन ये आपका टेक्निकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां सीबीटी 1 के लिए जैसे फिजिक्स में आने सारे फॉर्मूला वगैरह, लेकिन इन फॉर्मूला को जैसे भैया भौतिकी में क्या है, यहां ले लेंगे सूत्र, तो इसमें अलग अलग चैप्टर के आप 2-3 पेज में फॉर्मूला डाल लेंगे, बात बन जाएगी। और भैया केमिस्ट्री में होती है देखो यार केमिकल रिएक्शन, तो इसकी आप सीट अपना पैरेलली तैयार करोगे। अभी नहीं, मतलब जब करोगे अभी फिजिक्स पे लगो और बाकी उस पर काम करना शुरू करोगे। ये चीजें हैं। और अगर आपने ये सिस्टम बनाया अपने लाइफ में बेटा कल से, तो ये आ गए तुम, ये थे तुम फंसे हुए। ओके, मैंने क्या कहा कि माय डियर 100% भरोसा रखो इस आरएमएस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अब यहां से लेकर यहां तक लेकर जाने वाला है आपको, या लेकर जाने में मदद करेगा ये आरएमएस कॉन्सेप्ट जी। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, साइंस का है, या इसका फुल फॉर्म आप मेरे नाम पर भी निकालेंगे तो तब भी निकल जाएगा, आपके अपने गुरुजी यानी कि रमन सर जी। तो अपना जो भी अनुभव है वो मैंने आपके साथ में बेटा शेयर किया है। और डेफिनेटली आप ये जो पजल्ड फील कर रहे हो ना, ये मैंने आपका लोड को कई अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जैसे पढ़ना यही सब चीजें हैं, लेकिन फिर एक लिस्ट मैं अब तैयार करूंगा फाइनली कि क्या क्या चीजें अवॉइड करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करना है। अब ये लिस्ट बना लीजिए सख्ताई के साथ में। नंबर 1, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो तुम बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, नहीं सोचना है। ओके जी। कुछ बच्चों की आदत है कि प्लानिंग भयंकर कर ली, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करना। ओवर प्लान मत बनाना, ओवर प्लानिंग की कोई जगह नहीं है। ओके, फालतू के यूट्यूब एंड ग्रुप मत करना बेटा, ये बर्बादी के कारण है। आपको एक रेशियो और बता दूं मैं ना, एक परसेंटेज में, आज की डेट में अगर कोई बच्चा 20 ग्रुप में जुड़ा है तो एक ग्रुप में जुड़ने से कम 1 से 2% सिलेक्शन के चांस कम हो रहे हैं, याद रखना, क्योंकि उतना ही डिस्टर्बेंस है। तो डोंट प्ले ग्रुप एंड ग्रुप, ये ग्रुप बिल्कुल नहीं खेलना, ये अवॉइड करने हैं चीजें। कुछ बाहर रह रहे हो तो घर से बाहर घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, तो विटामिन जी के पीछे मत भागो, जब घर जाओ तो तब सफलता को लेकर जाओ, भी अवॉइड करना है। ओके जी, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, ये चीजें अवॉइड करनी है आप लोगों को नेक्स्ट 15 डेज। मैं तो कहूंगा ये तो हमेशा ही अवॉइड करोगे यार, बस जब नौकरी लग जाएगी तो घर वालों को साथ में ही रखोगे। ठीक है, ये चीजें थी जितनी भी थी अनुभव के अनुसार वो आपको दी है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप इनको पॉजिटिव ले लेंगे और आप इन पर कल से ही काम करना शुरू करेंगे। आपकी सही डायरेक्शन के लिए एक और सेशन मैं रखूंगा 13 को या फिर 14 को, सिर्फ 15-15 दिन के गैप से ये कुछ स्टेप डिफाइन कर रहा हूं आपके साथ, सिर्फ 15 एंड 15 डेज के अकॉर्डिंग।